वो प्रवास भी करते थे, वो लेखन भी करते थे, वो चिंतन भी करते थे। एक तरफ उन्होंने एकात्म मानव दर्शन जैसा फिलोसॉफिकल दर्शन दिया, तो वहीं भारत की अर्थनीति विकास की एक दिशा, उसमें व्यवहारिक विषय भी रखे। वो जो हर सप्ताह एक आर्टिकल लिखते थे, तो संपूर्णानंद ने उसके बारे में लिखा था कि घटना तो तात्कालिक होती थी, लेकिन उस तात्कालिक बात का भी विश्लेषण करते समय और कुछ गहरी चीजों के जाते थे। आज भी उनका लोकमत परिष्कार, लोक प्रतिनिधि कौन, इसके बारे में जो उनके लेख थे वो आज की परिस्थिति के अंदर भी, और ऐसा लगता है कि उनकी और अधिक प्रासंगिकता है। और इस नाते से ऐसा एक व्यक्तित्व था। और उन्हीं की जो सबसे बड़ी और एक देन थी वही एकात्म मानव दर्शन। सरल शब्दों में उन्होंने कहा कि भाई दुनिया में कुल मिलाकर सब वाद जो है ये मनुष्य के लिए है। उनकी अपनी अपनी मनुष्य की परिभाषा है। और तत्कालीन समय में जब पंडित जी ने ये विषय रखा था, तब वो दो ही वाद पे दुनिया चल रही थी, एक समाजवाद और दूसरा पूंजीवाद। वाद सब मान ले ये भी कठिन होता है। मुझे विनोद का प्रसंग याद आता है कि जगन्नाथ और जोशी मध्य प्रदेश से चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद में फिर सभा हुई आभार प्रदर्शन के लिए। तो जगन्नाथ राव ने कहा कि इस दुनिया में बहुत से वाद आए कि सारी दुनिया इस बात को मान ले तो सुखी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक बात को सारी दुनिया ने माना। कुछ मानते, कुछ विरोध करते हैं। पूंजीवाद आया, समाजवाद आया, साम्यवाद आया, बहुत सारे वाद आए, लेकिन सबको एक नहीं कर सके। लेकिन आज मैं एक ऐसा वाद लेकर आया हूं जिससे किसी का मतभेद नहीं होगा, सब उसको मानेंगे, क्योंकि ये धन्यवाद की सभा है। तो कहते हैं कि जो वाद रहता है तो वो वाद पर सब इकट्ठे होना कठिन रहता है। तो मोटे रूप से दो वाद चलते थे उस समय, एक तरफ साम्यवाद है, दूसरी तरफ पूंजीवाद है। दीनदयाल ने कहा कि पूंजीवाद में आदमी को आर्थिक पशु समझ लिया है, और साम्यवाद में आदमी को सरकार रूपी भीम का मशीन का एक पुर्जा समझ लिया है। दोनों ही मानव की बात कर रहे हैं, लेकिन मानव क्या है इसकी दोनों को समझ नहीं है। और इसलिए न हमें पूंजीवाद चाहिए, न हमें साम्यवाद चाहिए, हमें चाहिए मानव का उत्कर्ष और सुख। और ये जो मानव है इसका उत्कर्ष और सुख यानी क्या, तो उन्होंने यहीं से चालू किया कि मनुष्य क्या है, और मनुष्य को सुखी करना है तो समग्र मनुष्य को करना है। वो अगर करना है तो वैसी समाज की रचना करनी है, वैसी अर्थनीति की रचना करनी है। और इसी सब की व्याख्या में से वह एकात्म मानव दर्शन, इसका विकास हुआ। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि उन्होंने कहा कि जो भारत की सनातन विरासत है उसी को और मैं रख रहा हूं। और आज की दुनिया के अंदर भी, और हम जब देखते हैं कि इस लंबी मानव की विकास यात्रा के अंदर कुल मिलाकर आज हम सबको भी ध्यान में आता है कि आज विकास की तरफ जाते हैं तो विषमता भी बढ़ती जा रही है। 1996 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई उसके अंदर कहा कि डेवलपमेंट तो हुआ है, लेकिन ये कैसा डेवलपमेंट हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ये जॉबलेस है, ये वॉइसलेस है, ये मर्सीलेस है, ये रूटलेस है, और ये फ्यूचरलेस है। इस प्लेनेट पे क्या होगा, यही संकट है आज। और इसलिए हर साल एक अर्थ कॉन्फ्रेंस होती है और हर साल समस्या बढ़ती जाती है। रियो डी जेनेरियो के अंदर 1992 के अंदर 3 संकल्प लिए थे: ग्लोबल पीस, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, बड़े बड़े घोषणाएं की गई, इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई, लेकिन आज 92 के बाद 2014 में अपन देखते हैं तो कहां खड़े हैं? तो ग्लोबल पीस की जगह ग्लोबल टेररिज्म चैलेंज बन गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल रिसेशन खड़ा हो रहा है, और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा कर रहे हैं। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि गड़बड़ कहीं ना कहीं कहाँ है, जब तक हम मूल से नहीं सोचेंगे। और इस नाते से व्यक्ति, समाज और प्रकृति ये सब एक दूसरे पर आश्रित है। और उस समय, और दीनदयाल जी ने कहा था, क्योंकि डार्विन ने जब स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात कही, उसी समय एक अनार्किस्ट थे रूस के अंदर, पीटर क्रोपाटकिन, उसकी एक दूसरी किताब आई जिसमें उसने कहा कि म्यूचुअल एड एज ए फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन, यानी संघर्ष के कारण ही विकास होता, ऐसा नहीं है। प्रकृति के अंदर परस्पर सहयोग यही ज्यादा दिखाई देता है। प्राणी जगत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, जीवित रहता है। वनस्पति कार्बन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, इसलिए जीवित रहती है, एक दूसरे पर आश्रित है। और इसलिए दीनदयाल जी ने तत्कालीन मनोविज्ञान का, समाजशास्त्र का, जीव शास्त्र में भिन्न भिन्न जो उसमें कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि परस्पर समन्वय, परस्पर सहयोग, इस अधिष्ठान के ऊपर ही चल सकते हैं। और डाइवर्सिटी तो दुनिया में रहने वाली है, असंभव है एक रूपता होना। एक रूपता होगी तो सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन डाइवर्सिटी यानी संघर्ष, भेद, ये ठीक नहीं है। और इसलिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया एकात्मा। इसलिए कहते थे कि शरीर के हर अंग का आकार प्रकार अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, उसकी क्षमता अलग है, लेकिन परस्पर भेद नहीं है, संघर्ष नहीं है। हाथ पैर सभी एक दूसरे के सहयोगी है। क्यों? क्योंकि अंदर एकात्मता है प्राण के रूप में। और इसीलिए वो कहते थे कि चाहे एक व्यक्ति का अपना जीवन हो, उसकी जो पर्सनालिटी है, तो उसके शरीर, मन, बुद्धि, इस सब में एकात्मता चाहिए। परिवार है, उसमें एकात्मता चाहिए। समाज है, उसमें एकात्मता चाहिए। विश्व के अंदर एकात्मता चाहिए। ये अगर करना है तो इस थॉट के ऊपर चलना है। और इस नाते से एक मौलिक विचार दर्शन उन्होंने दिया। उस दर्शन को देते समय दीनदयाल जी ने कहा कि हम कोई हिस्टोरियन नहीं है, या हम कोई फिलासफर नहीं है जिनको हमको फिलासफी की पुस्तक देना है। हमें इन बातों को जमीन पे उतारना है, और इसलिए हम कर्मशील कार्यकर्ता भी हैं। और इस नाते से वो चाहते थे कि राजनीतिक क्षेत्र भी इस हमारी सनातन विचार को जीवन में, व्यवहार में लाने का उपकरण बने। और इसी दृष्टि से और राजनीतिक दल का निर्माण, उसकी नीतियों का निर्माण, उसके कार्यक्रमों का निर्माण, उसके नारे, यह उन्होंने एक दिशा दी। और वही जो दिशा है वह मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर और एक दिशा दर्शक बनेगी। इस प्रक्रिया के अंदर एक बहुत बड़ी आवश्यकता एक बात की है कि इसको व्यवहार में लाने के लिए आज के समय में जो आज का संक्रमण काल है, उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट की ओर जाने की जरूरत है। और आज 2014 के अंदर जब हम इस प्रसंग पर एकत्रित हुए हैं, तो उस समय आने वाले और भविष्य की दृष्टि से और विशेष रूप से जिस कार्यक्रम में हम एकत्रित हुए हैं, वह रामभव माणगी की पंडित जी के इन सपनों को साकार करने की दृष्टि से क्या दिशा हो सकती है, उसकी एक दो बातें कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। दीनदयाल जी ने हमेशा कहा कि और देश में एक नए विचार, नई रचना और नई दिशा की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है। और
अब ये 2014 का प्रसंग भी कुछ ऐसा है कि और एक अवसर उपलब्ध कराने का है। 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए और राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव होते हैं तो सरकारें बनती हैं। 52 से आज तक चुनाव होते आ रहे हैं और सरकारें बनती और बदलती रही हैं। 2014 में भी बदल हुआ, लेकिन 2014 का जो बदल है वो बदल केवल इतना मात्र नहीं है कि एक राजनीतिक दल गया, उसकी जगह दूसरी पार्टी की सरकार आ गई। तो हम कितना महसूस करते हैं अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 30 साल के बाद भारत के राजनीतिक इस लोकतांत्रिक इतिहास में पूर्ण बहुमत मिला। ये पूर्ण बहुमत भारत जैसे विविधतापूर्ण विविध भाषा के जहां कई राज्यों में रीजनल पार्टीज बनी है, उसके अंदर पूर्ण बहुमत मिलना, इसने एक मौलिक एक बदल लाया है। और उसका मैं उल्लेख करता हूं कि मैं 16 मई को और गिनती हुई और 18 को जब चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी हुई और गठन हो गया, तो इस देश के ऊपर हम कहते हैं कि जो कुछ तंत्र चल रहा है ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन का जो प्रसिद्ध अखबार है गार्जियन ने 18 मई को एडिटोरियल लिखा। उस एडिटोरियल की पहली पंक्ति थी कि आज 18 मई भारत के चुनाव के परिणाम आने और नरेंद्र मोदी की विक्ट्री के साथ गार्जियन का वाक्य है, ब्रिटेन फाइनली लेफ्ट इंडिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये केवल एक पॉलिटिकल परिवर्तन ऐसा नहीं है, दुनिया ने किस रूप में देखा, ब्रिटेन फाइनली लेफ्ट इंडिया, गार्जियन कहता है। फिर आगे उसने कहा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत चलता तो रहा, लेकिन उन्हीं रूल्स और पॉलिसीज के द्वारा चलता रहा जिससे ब्रिटेन ने इस सब कॉन्टिनेंट को रूल किया था। अब और आगे उसने तीसरी बात कही कि कांग्रेस पार्टी के रूल में कमोबेश ब्रिटेन की ही पॉलिसीज, रूल्स और नीतियां चलती रही। और फिर वो कहता है कि अब बिल्कुल इस सबसे अलग एक अलग ही पृष्ठभूमि से निकले हुए व्यक्ति के नेतृत्व में जीत हुई है। वो अलग पृष्ठभूमि से निकला हुआ व्यक्तित्व, लेकिन उसकी जड़ कहां है? तो वहां हम जाएंगे तो ध्यान में आएगा कि कुल मिलाकर ये जो संघ का विचार आंदोलन चला और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर पंडित दीनदयाल जी ने जिसको परिभाषित किया, तो एक दृष्टि से सभी क्षेत्रों के अंदर और आज के परिप्रेक्ष्य में इस विचार दर्शन को परिभाषित करने की जरूरत है। पंडित जी का हमेशा का वाक्य था कि भारत को हमें बनाना है, लेकिन हमें न तो उसे पुराने जमाने की प्रतिछाया बनाना है और न हमें उसे रूस और अमेरिका की और प्रतिकृति बनाना है, टुकअप नहीं करना है। तो हमें एक जो नया भारत का निर्माण करना है। बड़े सूत्र वाक्य थे उनके, वो सूत्र वाक्य मैं समझता हूँ कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में पकड़ के चले। आजकल कई बार विषय आता है कि विदेश का कितना लेना कितना नहीं लेना, अपने देश की कौन सी चीज रखना कौन सी चीज छोड़ना। दीनदयाल जी ने 2 सीधे सीधे सरल उपाय कहे। जो बाहर का है उसे देशानुकूल करके लेना, अपने लिए कैसा जरूरी है उसको लेना, और जो देश का है उसे युगानुकूल करके उपयोग करना। एक बात किसी जमाने में उपयोगी थी, आज नहीं है। एक सिंपल सूत्र उन्होंने दिया। समाज में बुराई भी है, एजिटेज भी लोग रहते हैं, कुछ लोग विशेष रहते हैं जो कुछ बदल के चाह रखकर चलते हैं। तो दीनदयाल जी कहा करते थे कि विकृति पर प्रकृति की और प्रकृति पर संस्कृति की विजय सुनिश्चित है। भारत की मिट्टी का मुझे भरोसा है। अर्थनीति के क्षेत्र में